Doubts for organic? Which of the following is more stable and why? CH2 double bond, CH single bond, NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर रहेगा इसमें? ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऐसा होगा। एंड CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड NH3। नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इस नाइट्रोजन के पास में खाली ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर इस बॉन्ड को तोड़कर बनाते हैं तो ये गलत होगा। तो यही वाला स्टेबल है और ये इसका एक वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और उस पर CH2 पॉजिटिव। बेंजीन पर CH2 पॉजिटिव है, ऑर्बिटल यहाँ खाली है, इसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो ये इस कैटायन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, बेंजाइल कैटायन के। सर बेंजीन के नीचे सर OH लगा है। अगर यहाँ OH लगा है तो जब ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ ऑर्बिटल खाली होगा तो इसमें एक स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके होंगे और इन सब स्ट्रक्चर्स में से ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ इसका कंप्लीट नहीं है, यहाँ इसका कंप्लीट नहीं है, किसी न किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मगर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? इस वाले में जो एल्कीन है इसके 3 अल्फा एच है, जबकि ये एल्कीन है इसका एक ही अल्फा एच है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर नीट ऑल्सो, जो बुक्स मैंने बताई हैं वही बुक्स नीट के लिए भी पढ़नी है। जेई मेन एडवांस्ड और नीट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक मैंने बताई है वो सब कॉमन है। विच इज मोर स्टेबल? CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव और CH3 CH CH3 पॉजिटिव।
ये नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इसको। सर जो आपने इस मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए थे वो समझ नहीं आए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड अगर इधर टूटेगा यहाँ पर ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो इसको भी इधर तोड़ लेंगे। इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसके पास भरा ऑर्बिटल आएगा इस बॉन्ड के इधर टूटने से। इसके पास खाली आया था पर यहाँ भरा आया था, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इसके पास ऑर्बिटल खाली रहेगा। फिर अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर इधर करेंगे तो इसका एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ये 6 कार्बन की एक चेन है। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हर एक के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ये सारे 6 p ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप रहते हैं। उनके दो दो के ओवरलैपिंग को इन दोनों की और इन दोनों की ओवरलैपिंग को ये बताता है। फिर इन दोनों की और इन दोनों की ओवरलैपिंग को ये बताता है। जिसके पास भरा ऑर्बिटल ये खाली रहता है। ये वेरियस पॉसिबिलिटी है, जब इन सबको मिला देंगे तो ये दिखेगा। सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि शुरुआत में तीनों डबल बॉन्ड को अगर हम एक साथ तोड़ देते तो दूसरी स्टेप के लिए दूसरी स्टेप नहीं आती। हमें वेरियस पॉसिबिलिटीज बनानी है तो वैसा भी आप कर सकते थे तो आपके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर और बढ़ जाते या कम हो जाते। पर आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज बतानी है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ कहाँ लोकेलाइज रह सकता था। आखिरी में तो आप उस सबको खत्म कर दोगे, मिला दोगे। तो आप बीच की कुछ स्टेप ज्यादा बना लो चाहे कम स्टेप बना लो, मुझसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। कैन आई रेफर सेल्फ स्कोरर फॉर प्रैक्टिस? नहीं, सेल्फ स्कोरर प्रैक्टिस के लिए ठीक बुक नहीं है। कैन वी रिफर थ्योरी गिवन इन पैकेज फॉर केमिस्ट्री फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल? पैकेज में जो थ्योरी दे रखी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्लास नोट्स में जो थ्योरी होती है, क्लास में जो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ और आप अपनी कॉपी में जो लिखते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। पी ब्लॉक के वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ उनको। ओपी टंडन इज गुड फॉर ऑर्गेनिक। हाँ, ओपी टंडन भी ठीक है ऑर्गेनिक के लिए। जिनके पास ओपी टंडन है वो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का वीडियो सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है तो पैकेज के क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। Why are lithium salts commonly hydrated and those of other alkali ions are usually anhydrous? लिथियम आयन काफी छोटा रहता है। आयन अगर छोटा रहता है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है। लिथियम आयन छोटा साइज का होता है इसलिए उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि उस आयन से अट्रैक्ट होने वाले वाटर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाता है। तो लिथियम आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, सोडियम आयन का हाइड्रेशन कम होगा। इसलिए लिथियम सॉल्ट जो रहते हैं जब उनको एक्वस मीडियम से
क्रिस्टलाइज करो तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट मीडियम में एनहाइड्रस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखते हैं जब इनको एक्वस मीडियम में से क्रिस्टलाइज करते हैं तो। पी ब्लॉक एलिमेंट का मैं आज वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो लेक्चर देख कर आना है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? किसी एटम में न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, किसी एटम के न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और बाहर z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होंगे। आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। तो ये न्यूक्लियस की तरफ कितने प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील करना चाहिए इनको? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ कितने प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील करना चाहिए? सर Z प्रोटॉन्स का। इनको z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील करना चाहिए। लेकिन अंदर की शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स रहते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। न्यूक्लियस के आसपास ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड होंगे ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करके रखते हैं, तो उसको बाहर तक पूरा नहीं पहुंचने देते हैं। तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में इफेक्टिवली कितना चार्ज फील करेंगे? z से कम या z से ज्यादा? बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में कितना चार्ज फील करेगा? सर Z से कम। z से कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के चार्ज को मास्क कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। ये दो काम करते हैं, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं, दूसरा वो इस चार्ज को शील्ड कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, एक स्क्रीन टाइप बना देते हैं। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का ये इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। अंदर के ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर देते हैं। वी कैन से कि एक शील्ड बना लेते हैं। इस शील्ड के कारण अंदर का चार्ज बाहर नहीं आ पाता है। तो मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने शील्डिंग इफेक्ट के कारण सिग्मा चार्ज को नहीं आने दिया बाहर, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फील करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितना न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे? Z minus sigma. They will experience Z minus sigma charge. That is called their effective nuclear charge. बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज फील करते हैं जिसको कि Z इफेक्टिव कहते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और वो Z से सिग्मा क्वांटिटी कम रहता है। ये सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है।
जो सिग्मा है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो ये इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग एटम का साइज छोटा होगा, एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए उससे, या बड़ा होगा? बड़ा। बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अंदर ही रुक रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेता, पर ये रुक रहा है, तो ये कम चार्ज फील कर रहे हैं, तो ये फैल जाएगा, एटम का साइज बढ़ जाता है थोड़ा। अच्छा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है इनमें एस इलेक्ट्रॉन भी है, पी इलेक्ट्रॉन भी है, डी इलेक्ट्रॉन भी है, एफ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। मतलब अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो एस पी डी एफ ऑर्बिटल के हैं। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल ये इक्वल स्क्रीनिंग करेंगे या ये अलग अलग स्क्रीनिंग करते हैं? अंदर की शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल के रहते हैं, तो इनको इक्वल स्क्रीनिंग करनी चाहिए, सबको एक जैसी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, या सबको अलग अलग स्क्रीनिंग करनी चाहिए? सर अलग अलग। इनको अलग अलग स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ये अलग अलग टेंडेंसी से स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। एस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पावर ज्यादा रहती है, पी से, पी की ज्यादा रहती है, डी से, डी की ज्यादा रहती है, एफ से। मतलब एस और पी ऑर्बिटल काफी गुड स्क्रीनिंग करते हैं, जबकि डी और एफ ऑर्बिटल काफी पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ screening the nuclear charge is good for S and P orbital, while the tendency is poor for D and F orbital. तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है, जिसके कारण एटम का साइज बढ़ने लगता है। एटम का साइज बढ़ेगा कब? जब स्क्रीनिंग किसके कारण होगी? एटम का साइज बढ़ेगा कब? जब स्क्रीनिंग किसके कारण होगी? एस और पी। एस और पी के कारण। लेकिन अगर अंदर डी और एफ इन्वॉल्व हैं और इनके कारण स्क्रीनिंग पुअर होती है, तो उल्टा इफेक्ट होता है, एटम का साइज घटने लगता है। अगर ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं तो एटम का साइज बढ़ने लगता है। ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं तो भले ही इनके साथ में एस और पी इन्वॉल्व हो, मगर फिर टोटल स्क्रीनिंग पुअर हो जाती है और फिर एटम का साइज घटने लगता है। सर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल्स को एडजेसेंट पोजीशन में रखने से डिस्टेबलाइजेशन क्यों हो जाता है सर? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल को एडजेसेंट पोजीशन पर रखने पर डिस्टेबलाइजेशन क्यों होता है? दरअसल इसका ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन ये रहता है, इसलिए ऐसा रखने के बजाय ऐसा रखना ज्यादा अच्छा है। और ऐसा हम रखेंगे तो चार्ज नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे उसको। For organic chemistry, I got a second hand book of GRB publication. So can I use that? अभी तो मैंने बोला कि second hand book हो तो भी चलेगी, प्रैक्टिस ही तो करना है अपने को। अभी तो मैंने बताया था नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर पुरानी बुक किसी से मिल रही है तो ले लो। Does the like charges in organic compound show unstability? हाँ, like charges रिपेल करते हैं तो canonical structure की stability कम होती है। What is the relation of pKa and strength of an acid to determine relative acidity? अगर एक एसिड है Ha, H प्लस आयन और A नेगेटिव आयन में टूटता है, तो Ka इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के न्यूमरेटर में H प्लस है। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इट इंडिकेट्स कि H प्लस आयन ज्यादा है। तो Ka अगर ज्यादा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन pKa क्या होता है? माइनस लॉग Ka। तो अगर Ka ज्यादा है तो pKa दरअसल छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग है। तो उल्टा चलेंगे, pKa कम है मतलब Ka ज्यादा है, Ka ज्यादा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है।
तो जिस एसिड का pKa कम होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। How can we explain higher stability of BCl3 as compared to TiCl3? अभी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन मैंने किया है, पहले आप उसको देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछना। इस क्वेश्चन का आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर किसी एक कंपाउंड में सर लाइक चार्जेस पास हो, किसी में दूर हो, तो सर ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? कॉमन सेंस यूज करो तो पता चलेगा। लाइक चार्जेस ज्यादा पास है, लाइक चार्जेस दूर है, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर ज्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगा, मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो ये दोनों ही अनस्टेबल है, मगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये कम अनस्टेबल है। तो इन दोनों में रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई लाइक चार्जेस में। तो अगर लाइक चार्जेस है उनका दूर रहना अच्छा है। विच बुक इज बेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक के लिए बुक की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो लेक्चर में जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ लो और एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। फॉर प्रैक्टिस आरपीएम फॉर ऑर्गेनिक इज नॉट सफिशिएंट। ऑर्गेनिक में स्टडी पैकेज और आरपीएम काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन आपके पास टाइम बचता है तो ऑर्गेनिक में जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। तो जो बुक मैंने बताई है वो आपके एक्स्ट्रा टाइम के लिए बताई है, यदि उनको आप नहीं लेते हैं तो भी कोई बुरा नहीं है। क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ और पैकेज में जो जितना क्वेश्चन दिए उतना करने से भी हो जाएगा। What are hard and soft acid and bases? Hard and soft acid and bases. हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट में हार्डनेस का मतलब होता है अगर कोई एटम अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है तो ये हार्ड है। अगर एक एटम अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं करता है, इफ अ न्यूक्लियस हैज लूज होल्ड on its outermost shell electron then it is called soft। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है अगर न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर, देन दिस इज कॉल्ड हार्ड। तो अगर एक एसिड का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करता है तो वो हार्ड एसिड है, या एक एसिड का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांग होल्ड नहीं करता है तो वो सॉफ्ट एसिड है। ऐसे ही बेस के लिए भी तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस का ये मीनिंग है। हार्ड एसिड और हार्ड बेस, हार्ड एसिड प्रिफर करता है हार्ड बेस के साथ कंबाइन होना, एक हार्ड एसिड प्रेफर करता है हार्ड बेस के साथ कंबाइन होना, और इनके बीच में बॉन्डिंग आयनिक होती है। सॉफ्ट एसिड प्रेफर करता है सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होना, और इनके बीच में बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है। प्रदीप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए, हाँ उससे भी कर सकते हैं।
कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग MS चौहान एट द जनवरी एंड? हाँ ठीक है, तब भी कर सकते हैं, अभी आप कंसेप्ट समझो पहले। When you were telling the syllabus, my network got disturbed, so will you please repeat it? P block एलिमेंट्स भी आएंगे जो संडे को टेस्ट होगा उसमें। My thermodynamics is weak, so I am practicing from Narendra Avasthi. It is good. हाँ अच्छी बुक है, कर सकते हैं। Why does helium comes under P block? हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है, कायदे से उसको बेरिलियम के ऊपर होना चाहिए S ब्लॉक में, बट प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बजाय कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, बिकॉज हमें पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है प्रॉपर्टीज को स्टडी आसान बनाने के लिए। तो हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज एस ब्लॉक से रिजेंबल करती है, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज पूरी तरह से वो नोबल गैसेस से रिजेंबल करती है। तो हम उसकी पोजीशन नोबल गैसेस के ऊपर रखेंगे, वो ज़्यादा जस्टिफाइड बात है, इसलिए इसको हम पी ब्लॉक में नोबल गैसेस के अंडर पढ़ते हैं। बिकॉज हमारा सोल पर्पज है टू इजी द स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड देयर ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। Which possess CH bond with the lowest bond dissociation energy? CH bond की lowest bond dissociation energy किसमें है? बेंजीन, एन पेंटेन, टॉलुइन, टू डाइमिथाइल प्रोपेन। आंसर ये होगा, टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एंड बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ये बॉन्ड इधर टूटता है और ये बॉन्ड इधर टूटता है, तो टॉलुइन का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये आता है जिसमें इस C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है, और इसके कारण ये बॉन्ड होने और ना होने के बीच का हो जाता है और वीकेस्ट हो जाता है। बिकॉज इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये 3 हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे आ गए हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी कंडीशन क्या होती थी? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। ये RPM इनफ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री? हाँ इनफ है। व्हाट इज वाई इज H3BO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड? H3BO3 में 3 OH ग्रुप रहते हैं बोरॉन से लगे हुए, कायदे से इसको 3 H+ रिलीज करना चाहिए। बोरिक एसिड H3BO3 ये रहता है, कायदे से इसको 3 H रिलीज करना चाहिए, लेकिन ये एक ही H रिलीज करता है, और ये जो H रिलीज करता है इसमें जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बोरॉन वाटर से एक लोन पेयर लेता है, वाटर में ऑक्सीजन लोन पेयर देता है तो एक प्लस चार्ज ले लेता है, बाद में ये वाटर एक H+ रिलीज करता है, तो बोरिक एसिड BOH होल 4 1 नेगेटिव आयन मीडियम में बना लेता है, प्लस एक H+ आयन रिलीज करता है। तो बोरिक एसिड जो रहता है ये
मोनो बेसिक रहता है, एक मॉलिक्यूल एक ही H+ रिलीज करता है और वो भी इसका खुद का नहीं रहता है, वो वाटर का H+ रहता है। चलिए अभी मैं पी ब्लॉक को अपलोड कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप पी ब्लॉक के पहले 2 वीडियो लेक्चर्स पढ़ के आएंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।